हेलो पेरेंट्स, इस वीडियो में हम इजराइल पैलेस्टीन रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। क्या इश्यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल डेटिंग बैक टू अराउंड 1000 BC टिल डेट। तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ऑन द प्रेजेंट। क्यों न्यूज में है ये? क्योंकि दिसंबर 2016 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, रेजोल्यूशन 2334। तो उसके बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन है और हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, the recent UN Security Council resolution condemning Israeli settlement activity in the occupied territories of West Bank and East Jerusalem will further strengthen the prospects of two-state solution. Critically examine. क्वेश्चन का मतलब है कि जो अभी फिलहाल ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2334 पास हुआ है, तो ये पास हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं या ये रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब निंदा कर रहे हैं ऑफ द इजरायली सेटलमेंट, जो इजरायली सेटलमेंट किए गए हैं इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। तो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है जो इजराइल ने पैलेस्टीन से ऑक्यूपाई की इन 1967 वॉर। वो भी हम 1967 वॉर क्या था हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कही जाती है और इन रीजन्स में इजराइल अपने सेटलमेंट्स बना रहे हैं, मतलब ज्यूज को सेटल कर रहे हैं। तो ये टू स्टेट सोल्यूशन जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये है कि जो रीजन्स पैलेस्टीनियन रीजन्स है वो पैलेस्टीनियन स्टेट बने और बाकी रीजन में इजराइल स्टेट रहे और ये दो स्टेट्स पीसफुली को एग्जिस्ट करे। तो अगर इजराइल अपने सेटलमेंट्स बनाते रहेगा इन दीज रीजन्स तो टू स्टेट सोल्यूशन होना मुश्किल है। तो अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो पास हुआ है ये कंडेम कर रहे इस एक्ट को, ये क्रिटिसाइज कर रहे इस एक्ट को। तो इससे टू स्टेट सोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रेंथन हो रही है। तो ये क्वेश्चन एक पॉजिटिव पॉइंट पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन, इसको एग्जामिन कीजिए। तो अब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2334 पास इसीलिए हुआ क्योंकि यूएस ने डिसाइड किया कि हम इस बार इजराइल के फेवर में वोट नहीं करेंगे। नहीं तो 1967 वॉर के बाद एक रेजोल्यूशन, फर्स्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यूएस ने और सब कंट्रीज ने यूनानिमसली वोट किया था कि इजराइल गलत है। पर उसके बाद से जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पास हुए उन सब में यूएस ने हमेशा इजराइल के फेवर में ही वोट किया है, वही एक्शन लिया जो इजराइल के फेवर में। लेकिन इस बार दिसंबर 23, 2016 को यूएस ने एब्सटेन किया वोटिंग इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने कई बार डिस्कस किया है, 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएस भी एक है और बाकी 10 मेंबर्स 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अब ये हर एक परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर, मतलब अगर उनको कोई रेजोल्यूशन पे वीटो करना है, रिजेक्ट करना है, वीटो मीन्स राइट टू रिजेक्ट, तो अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो भले बाकी 14 पास करते हो, अगर एक भी रिजेक्ट करता है वीटो पावर मेंबर तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो इनके पास ऐसा स्पेशल पावर है, एक हर एक के पास ये इंडिविजुअल स्पेशल पावर है। मतलब यही होता था कि 14 कंट्रीज पास करती थी पर यूएस अगर पास नहीं करता तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, कंडेमिंग इजराइल और क्रिटिसाइजिंग इजराइल और एनीथिंग अगेंस्ट इजराइल। तो अब ये दिसंबर 2016 में ये यूएस प्रेसिडेंट, देन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के लास्ट डेज थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बार यूएस एब्सटेन करेंगे। तो उन्होंने ये रेजोल्यूशन पे एब्सटेन किया, बाकी 14 मेंबर्स ने इसको पास किया, रेजोल्यूशन ये पास हुआ जिसमें इजरायली सेटलमेंट्स को कंडेम किया गया, उसकी निंदा की गई। तो ये इजिप्ट भी एक कंट्री थी यहाँ पे जो ये रेजोल्यूशन एंडोर्स कर रहे थे, पर इजरायली प्रेशर की वजह से इजिप्ट ने भी ये विड्रॉ कर दिया। तो यूएस में इजरायली प्रेशर ग्रुप्स काफी स्ट्रांग है, बिजनेस में उनका इंटरेस्ट और वो स्टेक काफी ज्यादा है जिसमें वो गवर्नमेंट को काफी इन्फ्लुएंस करते। तो यूएस गवर्नमेंट जनरली जो पॉलिसीज होती है वो प्रो इजरायली होती है। तो ये पुराना रिलेशन है जो फिलहाल के लिए ये एक पॉइंट पे यूएस ने डिसाइड किया कि हम एब्सटेन करेंगे। तो ये एक था 2016 का रेजोल्यूशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, एक केस चल रहा है अगेंस्ट इजराइल इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो उसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा हिस्ट्री जो है, तो 2011 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, इसमें यूएस ने रिजेक्ट किया था, बाकी 14 मेंबर्स ने पास किए, सिर्फ यूएस ने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से ये रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग इजराइल नहीं पास हो सका। और यहाँ इस टाइम पे यूएस का स्टैंड ये था, जो अब तक का यूएस का स्टैंड है, कि अगर इजराइल के अगेंस्ट प्रोविजंस लिए जाएंगे तो इसमें इजराइल पैलेस्टीन में पीस
लाना और मुश्किल हो जाएगा और असर्टिव हो जाएगी इसराइल, और फिर 2 स्टेट सोल्यूशन और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि इसराइल को प्रेशराइज नहीं किया जाए और 2 स्टेट सोल्यूशन निगोसिएशन से आगे बढ़े। पर निगोसिएशन से आगे बढ़ने के लिए टाइम लगेगा, और इसराइल कंटिन्यूसली सेटलमेंट्स कर रही है, जिससे पैलेस्टीनियन लैंड कम होते जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड पैलेस्टीनियन लैंड है। तो इवेंचुअली इट विल बी के व्हाट इज लेफ्ट टू निगोशिएट, तो वो एक कंसर्न है। हम मैप भी देखेंगे तो क्लियरली समझेगा। तो इजरायली ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री 1967 से बेसिकली ये स्टार्ट होती है। तो 1967 में इजराइल वॉर हुआ था, 6 डे वॉर, जिसमें उन्होंने काफी सारा रीजन अनेक्स कर लिया। तो हम ये 1967 वॉर भी देखेंगे और पूरी हिस्ट्री जो है वो एक बार डिस्कस करेंगे, फिर विल कम बैक टू फर्दर डिस्कशन हियर। तो ये है रिगार्डिंग इजराइल। तो ये इजराइल है यहाँ पे, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ये पैलेस्टीनियन रीजन्स माने जाते हैं। तो ये अगर 2 स्टेट सोल्यूशन जो माना जाता है वो ये है कि ये इजराइल रीजन रहे, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन कंट्री रहे, और ये 2 नेशंस साथ में रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेस्ट बैंक नाम भी क्यों है, क्योंकि ये जॉर्डन रिवर है जो यहाँ से पास होती है, और ये वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। जॉर्डन कंट्री है यहाँ पे, ये डेड सी है, सी ऑफ गैलीली यहाँ पे आता है, तो ये जॉर्डन रिवर इनसे पास होती है दोनों से। और सीरिया यहाँ पे है, जॉइनिंग स्टेट्स आप देख सकते हैं, इजिप्ट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है यहाँ पे, और ये ऊपर लेबनान, तो ये नेबर्स है। अब इजराइल एक्चुअली इस रीजन में इजराइलीज रहते थे इन 1000 BC, तो वो टाइम पे इजराइल ऑक्यूपेशन था इस रीजन में। पर 63 BC में रोमन्स ने जेरूसलम को कैप्चर कर लिया, और ये रोमन एम्पायर का पार्ट बन गया, और इसको पैलेस्टीन कहा गया। तो रोमन्स ने इसको नाम दिया पैलेस्टीन। और फिर ज्यूइश रिबेलियन हुआ इन 70 AD। तो इस ज्यूइश रिबेलियन में रोमन्स ने काफी रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से जूस यहाँ से फ्ली हो गए, उन्होंने पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्प्रेड हो गए, और ज्यूइश डायस्पोरा बन गया ये पूरा रीजन ज्यूइश यहाँ से, क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, रोमन डिस्ट्रक्शन इतना हुआ कि दे हैव टू फ्ली। 313 AD में रोमन एम्परर ने डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन होगा इस रीजन का, हालांकि ज्यूज का रिलीजन जुदाइज्म होता है, तो ज्यूइश रिलीजन नहीं, क्रिश्चियनिटी यहाँ का रिलीजन होगा इन पैलेस्टीन। फिर 570 AD में प्रॉफेट मोहम्मद वाज बोर्न इन मक्का, इस्लाम का जो बर्थ हुआ। तो उस टाइम पे फिर अरब्स ने जब कॉन्क्वर किया ये रीजन, तो ये अरब्स के कंट्रोल में आ गया। तो अब ये जियोनिस्ट मूवमेंट जो है ये 1800s में स्टार्ट हुआ, और इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि ज्यूइश पीपल फिर से अपना जो होमलैंड है वहां पे सेटल हो जाए। तो ये अभी पैलेस्टीन कहा जाता है ये लैंड को। तो यहाँ पे पैलेस्टीनियन से ये लोग लैंड खरीदने लगे। तो ये जो फिलेंथ्रोपिस्ट से जियोनिस्ट जो थे बाहर, वो अराउंड 1 लाख एकड़ लैंड पैलेस्टीन में खरीदा है उन्होंने, और यहाँ पे सेटल होना शुरू किया। तो 1914 तक ये स्टेटस था। तो काफी सारे ज्यूज यहाँ पे सेटल हुए। फिर आया 1922 में, पोस्ट दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस, जो अभी यूनाइटेड नेशंस है, विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। तो ये लीग ऑफ नेशंस एक्चुअली फेल हुआ था, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये पीस के लिए बना गया था, लेकिन पीस नहीं आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सो दैट इज वाई लीग ऑफ नेशंस इज कंसिडर्ड अ फेलियर। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो भी ये सारे रीजन्स थे उनको उन्होंने कॉलोनियल पावर्स में डिवाइड कर दिया, उनको मैंडेट दिया कि ये आपके अंडर कंट्रोल में रहेंगे। तो दिस वाज लाइक वॉर के बाद जो कॉन्क्वर्ड कंट्रीज है, जो विनिंग साइड है, उनको ये रीजन्स दी गए। तो पैलेस्टीन उस टाइम पे ये ब्रिटेन के मैंडेट में आया 1922 में, और यहाँ पे अरब्स सेटल हो, जो ज्वाइनिंग कंट्रीज भी अरब्स ही है। तो यहाँ पे वो अरब्स भी काफी अलर्ट हो गए, और जूइश सेटलमेंट यहाँ पे और बढ़ने लगा अंडर ब्रिटिश मैंडेट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हिटलर ने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जूस का, तो उस वजह से भी काफी सारा जूइश पॉपुलेशन फिर से इस रीजन में सेटल हो गया। तो ये स्टेटस था अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। फिर 1948 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू 1947 में ये स्टेटस था कि जूइश सेटलमेंट्स यहाँ काफी सारे हो गए थे, लेकिन ये पैलेस्टीनियन लैंड था। फिर पार्टीशन प्लान आया आफ्टर दिस। तो यूनाइटेड नेशंस में ये डिसाइड हुआ कि ये जो जेरूसलम कैपिटल है ये यूएन एडमिनिस्टर्ड रहेगा, और ये पैलेस्टीनियन रीजन रहेगा ये पूरा, और ये बाकी का इजराइल रहेगा।
तो ये 1947 तक का स्टेटस था, पर ग्रेजुअली इजराइल रीजन ऑक्यूपाई करते करते ये स्टेटस हो गया। तो 1967 में ये स्टेटस था, इजरायली लैंड इतना था और ये पैलेस्टीन था। अब 1967 में वॉर हुआ, तो ये 1967 वॉर में ये पूरा रीजन जो है गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये पूरा इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट्स करना शुरू किया। और ये आप देख सकते हैं जो वेस्ट बैंक रीजन है, यहाँ पे काफी सारे इजरायली सेटलमेंट हो गए, तो पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स कम होते जा रहे रीजन। तो ये है 1967 की बाउंड्रीज जो थी कि इस गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक तब ऐसा था। 1967 में सब कुछ कॉन्क्वर किया इजराइल ने, गाजा स्ट्रिप कॉन्क्वर किया, वेस्ट बैंक कॉन्क्वर हुआ, इवन सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का पार्ट है इसको कॉन्क्वर किया गया, गोलान हाइट्स जो सीरिया को बिलोंग करता है, ये जॉइनिंग स्टेट यहाँ पे, उसको भी कॉन्क्वर किया। तो 1967 में काफी सारे रीजन्स इजराइल ने कॉन्क्वर कर लिए। तब गाजा स्ट्रिप भी एक्चुअली इजिप्ट के कंट्रोल में था, बिकॉज 1947 के बाद ये रीजन फिर इजिप्ट ने यहाँ पे 1956 में अपना काफी सारा कंट्रोल यहाँ पे लाया था। तो 1967 में ये इजिप्ट से के हाथ से गया। इवन वेस्ट बैंक को भी जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे, पर ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज वर इनहैबिटेड बाय पैलेस्टीनियंस। तो ये जेरूसलम जॉर्डन यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में रखा था उन्होंने एनेक्स करके, और गाजा स्ट्रिप भी इजिप्ट कंट्रोल कर रही थी, पर ऑल पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे था जो इसको गवर्नमेंट यहाँ पे जो गवर्न करती थी, सेल्फ गवर्नमेंट। फिर आया अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948 जो एक्चुअली इससे पहले हुआ था। तो अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948 था क्योंकि इजराइल कंट्री एस्टैब्लिश किया गया, फाउंडिंग जो इसका हुआ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 47 में पार्टीशन प्लान जो यूएस ने डिसाइड किया। तो इस पार्टीशन प्लान के रिस्पॉन्स में ये अरब इजराइल वॉर हुआ। ये 1967 वॉर पे हम फिर से आएंगे। तो ये अरब इजराइल वॉर 1948 में जो हुआ, द रीजन वाज कि इजराइल वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट। तो यहाँ पे ये सब अरब कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान जो यहाँ पे ऊपर है, और इराक। तो इन सब ने इजराइल पे अटैक किया। पैलेस्टीनियन अरब्स यहाँ पे रेफ्यूजीज बन गए फिर, जिस और जूइश स्टेट और एक्सपांड हुआ। तो यूएन पार्टीशन प्लान जो था उससे भी ज्यादा इजराइल ने अपने आप को एक्सपांड किया 1948 के बाद टिल 1967, जैसे हमने देखा ये मैप में। तो और रीजन एक्सपांड हुआ इजराइल का। तो एक्चुअली 1948 अरब इजरायली वॉर वाज इन फेवर ऑफ इजराइल। इजराइल ओनली बेनिफिटेड, और अरब्स को ये अग्रीमेंट साइन हुआ, आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट, बट देन अरब्स कुड नॉट एक्चुअली सक्सीड। देन इसके बाद 1948 के बाद ये 1956 में सूज क्राइसिस हुआ। तो सूज क्राइसिस था कि ये सूज कनाल जो यहाँ है इजिप्ट में, तो ये इजिप्ट अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, ये ओपन रखा गया था, ओपन फॉर ऑल कंट्रीज। तो ये उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये सूज कनाल को कंट्रोल कर लेंगे। रीजन ये था कि इजिप्ट न्यूली डेवलप्ड, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वहां पे वो लोग आसवान डैम बना रहे थे और नाइल रिवर। तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यूएस यूके से, वो आ नहीं रहा था। तो इसीलिए आर्म सप्लाई मिला इजिप्ट को फ्रॉम यूएसएसआर। तो ये कोल्ड वॉर पीरियड भी था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस कॉन्फिडेंस से उन्होंने सूज कनाल पे एम्बागो लगा दिया, कोई कंट्री को अलाउ नहीं किया। तो इससे ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, काफी सीज वॉयजेस यहाँ से ट्रेड होता था। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को कंट्रोल करना था। तो ब्रिटेन चाहती थी ये ओपन रहे, इसीलिए ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ अलायंस बनाया, और इजराइल ने फिर अपना फोर्सेस भेजे सूज कनाल को कैप्चर करने के लिए। उन्होंने इजीली इसको कैप्चर कर लिया। तो वही हुआ कि सूज क्राइसिस में भी फिर यूएन कंडेमनेशन आया और फाइनली इजराइल को रिटर्न करना पड़ा। सूज कनाल केम अंडर इजिप्ट चार्ज। तो ये स्टेटस था 1956 सूज क्राइसिस का। इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड अरब इजरायली वॉर। फिर इसके बाद आया 1967 में 6 डे वॉर। तो ये 6 डे वॉर जो था, तो ये इजराइल और बाकी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इनके अगेंस्ट था। तो इसमें इजिप्ट से लिया गया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और जॉर्डन से लिया गया, और गोलान हाइट्स सीरिया से। तो ये सारे रीजन्स कंट्रोल कर लिए गए। दीज बिकेम अक्वायर्ड बाय इजराइल। तो इजराइल 6 डेज में क्विक
क्विकली उसने कवर अप कर लिया और सारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में कर लिया और 6 डेज में 5 जून से 10 जून के बीच में ये पूरा वॉर स्टार्ट होके खत्म भी हो गया। फिर एज अ रिस्पॉन्स टू दिस 1967 लॉस, तो इसमें भी अरब कंट्रीज का लॉस हुआ, तो 1973 में उन्होंने और एक वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट इजिप्ट, तो अगेंस्ट इजराइल। तो ये इजिप्ट और सीरिया इन दोनों ने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट इजराइल, बिकॉज ये वेस्ट बैंक जो था ये तो पैलेस्टीन ही था, तो जॉर्डन का खुद का टेरिटरी कोई लॉस नहीं हुआ था, पर इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला लॉस हुआ था। गाजा स्ट्रिप तो पैलेस्टीनियन रीजन ही था, पर सिनाई पेनिनसुला भी इजिप्ट ने एक्वायर कर लिया था, और ये गोलान हाइट्स जो सीरियन कंट्रोल में था वो भी सीरिया का रीजन इजराइल ने अनेक्स कर लिया था। तो इसीलिए ये यौम किप्पुर वॉर हुआ जो इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल के अगेंस्ट डिक्लेयर किया। तो यौम किप्पुर एक्चुअली एक दिन होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट होलीएस्ट डे फॉर द जुडाइज्म, जूइश रिलीजन। तो ये इस दिन पे वो लोग कंप्लीट फास्ट करते, प्रेयर्स करते। तो ये यौम किप्पुर डे को ये वॉर हुआ, और ये इवन रमजान मंथ था फॉर द मुस्लिम्स। तो इस टाइम पे इजिप्ट और सीरिया ने जब ये वॉर भी किया, तो अगेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो अपने टेरिटरी रीगेन करे, पर वो हो नहीं पाया। सऊदी अरेबिया ने भी काफी सपोर्ट किया अरब कंट्रीज को, यहाँ पे उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, तो यूएस में काफी ऑयल दिक्कतें हो गई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल शॉर्टेज हो गया। तो ये 1970s में ये भी फ्यूल शॉर्टेज इसी वजह से हुआ था। तो इसमें भी फिर उसके बाद दोनों ने फाइटिंग करेक्ट किया, और जिसकी वजह से इजराइल को ये भी समझा कि दे कैन नॉट ऑलवेज बी इन विनिंग पोजीशन। तो वो इजराइल को भी एक पीस अकॉर्ड की तरफ आने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ा, क्योंकि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ कि इजराइल सक्सेस डिसिसिवली वन, ऐसा नहीं हो पाया। तो इसीलिए पीस अकॉर्ड हुआ। तो ये कैंप डेविड अकॉर्ड कहा जाता है 1979 का। तो ये कैंप डेविड अकॉर्ड में इजिप्ट ने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन किया। इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट अरब स्टेट जिसने इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। तो ये एक स्टेप था, इसीलिए सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट से लिया गया था वो इजराइल ने इजिप्ट को रिटर्न भी कर दिया। पर ये जो इजिप्ट प्रेसिडेंट थे अनवर सादत, जिन्होंने ये पीस अकॉर्ड साइन किया, उनका असैसिनेशन हो गया 2 साल बाद इन 1981। तो सिनाई पेनिनसुला रिटर्न कर दिया गया। अगर हम ये मैप फिर से देखें जो था, तो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को रिटर्न कर दिया गया आफ्टर दिस 1979 पीस अकॉर्ड। पर वेस्ट बैंक तो था ही, जॉर्डन के अंदर था ही नहीं, तो वो तो है ही। लेकिन पीस ट्रीटी साइन हुई जॉर्डन के साथ भी 1994, तो ये पीस पैक्ट यहाँ पे भी है। बट ये गोलान हाइट्स जो है सीरिया का जो ऑक्यूपाई किया गया है, ये अभी तक 3/4 ऑफ इट अभी तक इजराइल के कंट्रोल में ही है, और ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, बट स्टिल इजराइल कंट्रोल्स इट्स नॉट विद सीरिया, राइट। फिर अब आते हैं आगे 1973 वॉर के बाद कैंप डेविड अकॉर्ड ऑफ 1979। इसके बाद फर्स्ट इंतिफादा हुआ, दैट वाज द पैलेस्टीनियन अपराइजिंग। सो अब तक हम देख रहे थे एडजॉइनिंग अरब कंट्रीज वॉर कर रही थी विद इजराइल। अब जो पैलेस्टीनियन रीजन था ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, यहाँ के पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ने अपराइजिंग किया अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन। तो ये 1987 टू 1990 चला फर्स्ट इंतिफादा। तो ये रेवोल्यूशन था, तो ये रिवोल्ट को फर्स्ट इंतिफादा कहा जाता है। काफी सारे सुसाइड अटैक्स हुए, फर्स्ट टाइम सुसाइड अटैक्स हुए इजराइल में, काफी सारे पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई, इवन इजरायलीज काफी सारे मर गए। तो ये पूरा हुआ तो ये वायलेंस। उसके बाद पीस लाने के लिए निगोसिएशन स्टार्ट हुए। ऑस्लो जो कैपिटल है नॉर्वे का, तो यहाँ पे सीक्रेट निगोसिएशंस हो रहे थे टू ब्रिंग इन पीस, और 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड, फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड भी पास हुआ जो साइन हुआ। ये यूएस प्रेसिडेंट थे तब बिल क्लिंटन, उन्होंने ये ब्रिंगिंग टुगेदर किया, ब्रोकरिंग दिस पीस डील जो कहते हैं। तो यहाँ पे इजराइल और पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया। पीएलओ डिसाइडेड, अग्रीड टू रिनाउंस वायलेंस, कि वो वायलेंस नहीं यूज करेंगे, और इजराइल का राइट टू एग्जिस्टेंस भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम दोनों साइड से थी। क्योंकि इजराइल चाहता था कि उनका एंशिएंट होमलैंड है वो कंप्लीटली उनका रहे, और पैलेस्टीनियंस यहाँ पे वो ओल्ड हिस्ट्री है, और रीसेंट हिस्ट्री में भी पैलेस्टीनियन का कंप्लीटली ऑक्यूपाइड लैंड था, तो पैलेस्टीनियंस चाहते थे कि ये हमारा ही लैंड रहे। तो दोनों अब एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी नहीं थे। तो इस ऑस्लो अकॉर्ड में ये डेवलपमेंट हुआ कि बोथ रिकॉग्नाइज ईच अदर्स राइट टू एग्जिस्टेंस, एंड पीएलओ वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियंस बाय इजराइल। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ ऑस्लो अकॉर्ड में हुआ।
पर ये पीस भी ज्यादा देर तक चला नहीं। 1995 में और एक ऑस्लो अकॉर्ड 2 भी हुआ, ब्रिंगिंग इन पीस, बट 2000 में फिर से सेकेंड इंतिफादा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, तो 2000 टू 2005 तक चला। तो अगेन इसमें काफी सारे सुसाइड बॉम्बिंग्स और क्रैकडाउन्स हुए। इजराइल पुट इट इन कंप्लीट प्रेशर ऑन द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। काफी सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप, दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो ये सेकेंड इंतिफादा चला। तो ये अभी स्टेटस ये है कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिकॉग्नाइज की गई है, तो सेल्फ गवर्नमेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी करेगी इन दिस रीजन। इलेक्शंस होते हैं गाजा स्ट्रिप में भी और वेस्ट बैंक में भी। तो ये इलेक्शंस में वेस्ट बैंक में फतह पावर में आई है और गाजा स्ट्रिप में हमास पावर में। अभी हमास और फतह दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है, हमास का तो आर्म्ड विंग भी है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे अलग अलग गवर्न कर रही है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक रिस्पेक्टिवली, और दोनों के ओरिएंटेशंस अलग है। हमास इज इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये सेक्युलर मॉडरेट्स माने जाते हैं। तो हमास इज सपोर्टेड बाय ईरान और सीरिया, और बाकी अरब स्टेट्स, यूएस, ईयू, वेस्टर्न कंट्रीज फतह को रिकॉग्नाइज करते, सपोर्ट करते। तो हमास इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय इजराइल, बट फतह दे वांट पीस विद इजराइल, दे आर कमिंग टू नेगोशिएशंस, तो नेगोशिएशंस होते हैं। तो ये गाजा स्ट्रिप में कंट्रोल में है और ये वेस्ट बैंक में कंट्रोल में होते हैं, वो रीजन जो इजरायली कंट्रोल में नहीं है, कि वेस्ट बैंक पूरा कंट्रोल में नहीं है। जो इजरायली ऑक्यूपेशन हो रहे हैं तो उससे पैलेस्टीनियन रीजन कम होते जा रहा है, तो जितना पैलेस्टीनियन रीजन है वहां पे फतह कंट्रोल में है। तो ये है अभी तक का स्टेटस। ये वेस्ट बैंक बैरियर और एक कंसर्न है। तो वेस्ट बैंक में क्योंकि इजरायली ऑक्यूपेशन भी हो रहा है और पैलेस्टीनियंस भी वहां पे है, तो ये वेस्ट बैंक के साथ एक बैरियर बनाया जा रहा है कि इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में एक बैरियर हो। तो ये ग्रीन लाइन मानी जाती है, जो 1967 वॉर से पहले जो लाइन थी, जो वेस्ट बैंक रिकॉग्नाइज था, तो उसको ग्रीन लाइन कहा जाता है। तो ये ग्रीन लाइन के थ्रू तो पास होती है पर उससे ज्यादा रीजन कवर करती है। और ये वेस्ट बैंक बैरियर एक वॉल है, इसको अपार्थाइड वॉल कहते हैं, बट एक्चुअली ये सिर्फ एक वॉल नहीं है, इट्स अ वास्ट स्ट्रिप। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा रोड वे और वगैरह भी है। तो ये इजरायली साइड है, ये पैलेस्टीनियन साइड है, और ये बैरियर इसलिए बनाया जा रहा है, रीजन ये है कि वो कह रहे काफी सारा वायलेंस और टेररिज्म पैलेस्टीन से इजराइल में आता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बैरियर बनाया जा रहा है ताकि इजरायली साइड कैन बी प्रोटेक्टेड। तो ये ऑब्जेक्टिव से वेस्ट बैंक बैरियर बनाना जा रहा है, पर यूएन जनरल असेंबली ने भी इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया है और इसको क्लियरली कंडेम किया है। इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूएन का, उन्होंने भी इसको क्लियरली इलीगल कहा है कि ये अपार्थाइड वॉल है और ये कम्प्लीटली इलीगल है। तो यही है यूएन का स्टेटस इसके ऊपर। तो यूनानिमस व्यू है कि ये इस वॉल जो है, वेस्ट बैंक वॉल जो बनाया जा रहा है, वो इलीगल है, प्रॉब्लमेटिक है फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो। तो अब हम जो यहाँ पे डिस्कशन था वो देख लेते हैं। तो हमने रेजोल्यूशंस जो अभी हुए उसको डिस्कस किया। तो ये था रिगार्डिंग 234 रेजोल्यूशन, 2011 रेजोल्यूशन जो पहले यूएस के स्टैंड होते थे, और ये 1967 इजरायली ऑक्यूपेशन। तो इजराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप, ये जो पैलेस्टीनियन रीजन्स थे, उसको कंट्रोल में ले लिया, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला जो हमने अभी देखा। तो फिलहाल की ये 2334 रेजोल्यूशन के अलावा और फर्स्ट रेजोल्यूशन जो था 242 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1967 का, उसके अलावा बाकी सारे यूएन रेजोल्यूशंस में यूएस ने हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया है। इट बिकेम अ शील्ड फॉर ऑल मेजर रेजोल्यूशंस। ये 2 स्टेट सोल्यूशन इंटरनेशनल कंसेंसस है कि ये इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का यही एक सोल्यूशन है कि 2 स्टेट्स बनाया जाए और इजराइल पैलेस्टीन 2 स्टेट्स कंट्रीज हो। और इसका बाउंड्री कौन सी होगी, जो 1967 के पहले जो बाउंड्रीज थी वो डिसाइड की गई है कि वो होनी चाहिए। तो ये 1967 में जो अनेक्सेशन हुआ है इसको कंडेम किया जाता है। इवन यूएन ने काफी बार ये कहा है कि ये 4th जिनीवा कन्वेंशन के अगेंस्ट भी है। तो ये जिनीवा कन्वेंशन से 4 जिनीवा कन्वेंशन से ऑन ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, मतलब जो सिक और इंजर्ड पेशेंट्स है, उनका सोल्जर्स है, उनका ध्यान रखने के लिए फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन जो है वो ये है। सिक एंड इंजर्ड सोल्जर्स जो है उनकी कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए ऑन द फील्ड। सेकेंड जिनीवा कन्वेंशन है फॉर शिपरेक्ट सेलर्स और आर्म फोर्सेस जो सी पे है, ये लैंड पे, ये सी पे है। थर्ड इज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, कि उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो ये ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है।
और जो लास्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन टाइम्स ऑफ वॉर है, सिविलियंस के लिए कैसा स्टेप्स लेना चाहिए। तो ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन है और सेटलमेंट जो बनाए जा रहे हैं, तो ये ऑक्यूपाइड लैंड है जो वॉर में ऑक्यूपाई किया गया है। तो ये सिविलियंस यहाँ पे उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उनको यहाँ से यहाँ से हटाया जा रहा है, उसके ऊपर ये कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशन को वायलेट कर रहे हैं इसराइल, ये काफी बार यूएन ने हाईलाइट किया है। फिर ये है ऑस्लो अकॉर्ड जो हमने देखा 1993 में, जो ये सीक्रेट मीटिंग्स पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ सीक्रेट निगोशिएशन से, फाइनली ऑस्लो में नॉर्वे में ये डिस्कशंस होने के बाद यूएस प्रेसिडेंट तब थे जो बिल क्लिंटन, उन्होंने ये ऑस्लो अकॉर्ड ब्रोकर किया, पीस अकॉर्ड, जिसमें इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया, पीएलओ ने इवन वायलेंस को डिनाउंस किया और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई गई। तो दिस विल बी द सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी फॉर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। तो ये डिस्कस ये हुआ, फाइनलाइज हुआ, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी, पीएलओ रिकॉग्नाइज हुआ, पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बन पाया ऑस्लो अकॉर्ड में, इतना इट स्टॉप शॉर्ट ऑफ दिस, इट वाज नॉट डिसाइडेड। तो अभी जो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2334 है, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आईसीसी में एक केस पे हो सकता है। तो ये आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। ये 1998 में रोम स्टैट्यूट पास हुआ था, जिसके बेसिस पे ये 2002 में आईसीसी फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ है, बनी है, एस्टेब्लिश हुई है। और इसमें काफी सारे केसेस ये लोग जो देख रहे हैं, ये सारे केसेस अफ्रीकन नेशंस के लीडर्स के अगेंस्ट है। तो मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसका पर्पस ये है कि जो केसेस ऑफ जीनोसाइड, इंटरनेशनल क्राइम्स जो है, उनके ऊपर जो केसेस बनते हैं वो इस कोर्ट में आएंगे। तो वॉर क्राइम्स वगैरह जो होते हैं, जीनोसाइड के केसेस होते हैं, जो ये सब ये कोर्ट देखती है। तो और एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की कोर्ट है, ये तो 2002 में बनी है, वो 1946 से है, और ये स्टेट्स रिलेटेड केसेस देखती है, और ये भी दी है नीदरलैंड में ही है। दोनों में फर्क भी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल कोर्ट है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की, बट आईसीसी इंडिपेंडेंट है, रोम स्टैट्यूट के अंदर बनी है, दोनों हेडक्वार्टर सेम है। दिस लुक्स इनटू केसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, और ये यूएन मेंबर स्टेट्स के केसेस के बारे में एडजुडिकेट करती है। तो अभी ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहला केस जो इनिशिएट हुआ है जो नॉन अफ्रीकन कंट्री के अगेंस्ट है, वो ये है, क्योंकि अब तक के जो मोर देन 9 केसेस जो है वो सारे अफ्रीकन कंट्रीज के अगेंस्ट थे। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काफी ये व्यू पॉइंट था कि आईसीसी अगेन वेस्टर्न डोमिनेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो भी गलत इंटरनेशनल क्राइम्स हो रहे हैं वो अफ्रीका में ही हो रहे, बाकी कहीं पे कुछ गलत नहीं है। तो वेस्टर्न पावर्स कुछ गलत नहीं करते, देयर आर नो वॉर क्राइम्स, नथिंग। सो दैट इज व्हाई जो एक केस है जो इनिशिएट हुआ है एट आईसीसी अगेंस्ट इजराइल, सो ये दिस इज इन्वेस्टिगेटिंग रिगार्डिंग दिस इलीगल सेटलमेंट्स आल्सो। और जो 2014 में गाजा स्ट्रिप पे बॉम्बिंग हुआ था, तो गाजा स्ट्रिप पे काफी सारे एम्बार्गो भी डाले जाते हैं बाय इजराइल, बिकॉज अगेन इट्स रिप्रेजेंटेड बाय हमास, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, काफी कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड वगैरह भी उस पर डाला गया है। तो ये रिगार्डिंग गाजा है। तो अब ये आईसीसी में जो केस चल रहा है, तो जनवरी 2015 में भी यहाँ पे आईसीसी प्रोसिक्यूटर जो थे फतुआ बेंसोडा, उन्होंने कहा था कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ की जाएगी रिगार्डिंग 2014 बॉम्बिंग ऑफ गाजा और इलीगल सेटलमेंट्स, बट फुल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अब तक नहीं की जा सकती जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू पॉलिटिकल क्लैरिटी ना मिले कि क्या ये इलीगल माना जाता है या नहीं। तो यूएनएससी का व्यू पॉइंट और रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो अब रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसके बाद फुल फ्लेज्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी आईसीसी इनिशिएट कर सकती है, तो उनको भी एक बेसिस मिलता है। और पैलेस्टीन भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है, तो 2012 में इट बिकेम एन ऑब्जर्वर स्टेट, इट्स अ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ यूएन। तो यूएन ने उनको ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस दिया है, मेंबर नहीं है अब तक पैलेस्टीन, बट ऑब्जर्वर स्टेटस भी है, मेंबर नॉन मेंबर है पर ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो इसीलिए आईसीसी की भी वो मेंबर है पैलेस्टीन सिंस 2014। तो अब आईसीसी ये केस इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट इजराइल, तो वही है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी 2014 में क्लियरली कहा था कि जो वॉल बनाया जा रहा है, अपार्थाइड वॉल कहा जाता है इसको बाय पैलेस्टीनियंस, तो ये इलीगल है। तो वही है, अभी फ्यूचर डेवलपमेंट्स इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियरली कहा है कि जो ये रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ है, ये उसको अंडू करेंगे। कंप्लीट यूएस सपोर्ट है इजराइल के लिए,
तो ये क्लैरिटी न्यू यूएस प्रेसिडेंट क्या आगे एक्शन लेगी उसके ऊपर उसके बाद आएगी। प्लस यूएन सेक्रेटरी जनरल और यूनाइटेड नेशंस का हमेशा से एफर्ट रहा है कि यूएन सपोर्ट मिशन, वो कह रहे हैं न्यू यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि एक सपोर्ट मिशन भेजा जाएगा टू लुक फॉरवर्ड एंड टू पुश फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन। तो वही है। तो बेसिकली 2 स्टेट सोल्यूशन इज 1967 बाउंड्री जो है वो डिसाइड करके ये 2 स्टेट सोल्यूशन बना जाए। तो पैलेस्टीन और इजराइल 2 स्टेट्स डिक्लेयर किए जाए, पर वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये इलीगल ऑक्यूपेशन होते जाएंगे। तो बेसिकली वेस्ट बैंक इज ईटन अप। तो फाइनली जेरूसलम भी है। तो मेन कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि इजराइल इज नॉट रेडी टू शेयर जेरूसलम, बिकॉज 2 स्टेट सोल्यूशन में है कि ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम बनेंगे। तो वेस्ट जेरूसलम विच विल बी इजराइल एंड ईस्ट जेरूसलम विल बिकम द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन, बिकॉज जेरूसलम एक एंशियंट सिटी है जो तीनों रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। So it's an ancient historical सिटी। तो ये आप देख सकते हैं जो अब तक का जो स्टेटस है, अब कॉन्फ्लिक्ट इस बेसिस पे है। तो इजराइल वांट्स टू कीप द बॉर्डर दैट वाज सेट इन 1967। तो वो बॉर्डर वो डिसाइड करना चाहते हैं, और पैलेस्टीन चाहते हैं कि इजरायली ट्रूप्स जो है, जो 1967 में गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक अनेक्स हो गया, तो वो ट्रूप्स यहाँ से इजरायली ट्रूप्स विड्रॉ किए जाए। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो है तो रिपैट्रिएशन कंपेंसेशन सबका मांगती है पैलेस्टीन, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है पैलेस्टीन स्टेट के। पर इजराइल कहती है जो 1948 के टाइम पे रेफ्यूजीज थे उनके साथ रिपैट्रिएशन निगोशिएट किया जा सकता है, बट 1967 में जो रेफ्यूजीज बने उनके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा। फिर अनेक्सेशन ऑफ इजरायली सेटलमेंट्स जो है, तो इजरायली सेटलमेंट्स जो अनेक्स किए गए, मतलब जो रीजन्स अभी ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं इजराइल को, तो वो उसको लीगल मानते हैं, और पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि इजरायली सेटलमेंट्स को विड्रॉ करना चाहिए। और कैपिटल पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। पैलेस्टीन इज ईस्ट जेरूसलम उनको कैपिटल मिलेगा, पर इजराइल कहती है नहीं, फुल ऑफ जेरूसलम शुड बी आ कैपिटल। सो वो कॉमन कैपिटल भी नहीं होना चाहिए, इजरायली कैपिटल होना चाहिए, वेस्ट एंड ईस्ट जेरूसलम टुगेदर। तो वही है। तो ये जो जुडाइज्म रिलीजन है जो ज्यूज फॉलो करते हैं, वो अपना प्रॉफिट मानते हैं प्रॉफिट मोसेस। क्रिश्चियनिटी में प्रॉफिट है प्रॉफिट जीसस, और इस्लाम में प्रॉफिट है प्रॉफिट मोहम्मद। तो एक्चुअली ये तीनों प्रॉफिट्स का लीनिएज भी माना जाता है, और इस्लाम में ऑल 3 आर कंसिडर्ड एज देयर प्रॉफिट्स। तो ये जो लेगेसी है, मतलब जो रीजन का सिग्निफिकेंस है, वो तीनों के लिए है। दैट इज वाई यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस भी और रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है ये जो होली बुक्स में भी आता है, तो तीनों का आता है। तो फॉर इस्लाम Prophet Moses and Prophet Jesus are also prophets, and Prophet Muhammad is said to be the last prophet. So that is the connectivity as such to of the 3 with Jerusalem. So that is it. Thank you.